नमस्ते दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ है वो एग्जैक्टली होता क्या है? तो वो एग्जैक्टली एक रिलेशन होता है। वो किसका रिलेशन होता है? रिलेशन दैट वी हैव नंबर ऑफ पार्टिकल इन सेल, यानी कि अपने एक फेज स्पेस का हमने एक लेक्चर पढ़ा था जहां पर हमने देखा था कि जो फेज स्पेस के अंदर छोटे छोटे सेल्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, तो वही सेल्स यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल इन सेल, यानी कि उस सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, उन पार्टिकल की एनर्जी क्या है, एंड देयर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, और उनके थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, यानी तीन क्वांटिटी है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सेल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड देयर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। इन तीनों का जो रिलेशन होता है वो एक्जेक्टली बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। अब देखो कि बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो गैस मॉलिक्यूल्स जो किसी बॉक्स में रखे गए हैं वो क्या करते हैं, वो स्टैटिकल मैकेनिक्स की तीन पोस्टुलेट्स जो है, तीन उदाहरणों की अनुपालना करते हैं जो एग्जैक्ट है ना, गैस मॉलिक्यूल्स ऑब्वे फॉलोइंग थ्री स्टैटिक्स मैकेनिक्स पोस्टुलेट्स। वो तीनों पोस्टुलेट्स बहुत ही कॉमन है हमारे लिए। वो क्या है, देखो नंबर 1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कांस्टेंट, यानी कि फेज स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होंगे, वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो किसी भी एक सिस्टम में होंगे वो क्या होंगे, एग्जैक्टली कांस्टेंट होंगे। भले वो किसी भी सेल में डिफरेंट हो सकते हैं, किसी भी एक बॉक्स के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के टोटल के बराबर होगा। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिस्टम अगर n है तो उसकी डिफरेंट सेल्स में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो n1 n2 n3 n, वो कितने भी हो सकते हैं, वो क्या होंगे, हमेशा कांस्टेंट होंगे। एग्जैक्ट हुआ। और सिमिलरली क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कांस्टेंट है अगर, तो उनका डिफरेंशिएशन वो भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ n इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ n1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ n2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ n3 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ni शुड बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि किसी भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि यहां से क्या हुआ कि डेल्टा n जो है वो एग्जैक्ट किसके बराबर आएगा, समेशन ऑफ डेल्टा आपका ni इज इक्वल टू आपका क्या होगा, जीरो, जहां i कोई भी एक नंबर है जो 1 से n तक चल रहा है। इस पूरे को क्या करूं मैं, समेशन फॉर्म में लेता हूं। ठीक है, एग्जैक्टली हमारी ये एक क्वेश्चन बनती है। सेकंड पोस्टुलेट क्या है हमारी, वो है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। तो यानी कि अगर मैं एनर्जी लिखूं, अगर मैं, तो वो क्या होगा, ये सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी, तो इंडिविजुअल एनर्जी क्या होगी, E1 प्लस आपका E2 प्लस आपका E3 एंड आपका कोई भी EI नंबर जो होगा वो एग्जैक्टली क्या होगी, वो भी क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी। और किसी भी कांस्टेंट यानी एनर्जी में चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि चेंज इन टोटल एनर्जी इट शुड बी इक्वल टू जीरो। इट मींस चेंज इन इंडिविजुअल एनर्जी E2, मैं E2 तक ले रहा हूं, E3 में नहीं ले रहा हूं, और प्लस कंटिन्यू और डिफरेंशिएशन ऑफ EI शुड बी क्या होगा, जीरो। एग्जैक्टली हुआ। और इसी को मैं समेशन फॉर्म में कैसे लिखूंगा कि डेल्टा E इज इक्वल टू क्या रखूंगा, यहां मैं समेशन लूंगा और वो क्या होगा, डेल्टा आपका EI और वो क्या होगा आपका जीरो, और ये कोई भी I नंबर जो है 1 से किसी भी n नंबर तक चलेगा। यानी कि एग्जैक्टली दो पोस्टुलेट हो गई। तीसरी पोस्टुलेट क्या है हमारी, इन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी इसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम के स्टेट के अंदर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को हमेशा मैक्सिमम वैल्यू रखती है, और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को हमेशा W से रिप्रेजेंट किया गया है। देखो W क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो एग्जैक्टली चेंज इन थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि जब मैक्सिमम तो उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली इस इक्वेशन को मैथमेटिकली जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्टली हम इसे W से सॉल्व नहीं करते हैं, इसको हम लॉगरिथम में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एग्जैक्टली जो ये होता है डेल्टा लॉगरिथम ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो। क्यों? क्योंकि इस ओमेगा को हम कन्वीनियंस के लिए करते हैं, लॉगरिथम में लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया?
क्योंकि ओमेगा अगर सिंपली थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी अगर सिंपली अगर मैक्सिमम है तो उसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखने पर भी क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू ही शो करता है, यानी कि W इज मैक्सिमम एंड log W आल्सो हैव ए मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके चेंज इन लॉगरिथम, ठीक है, वो भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो एग्जैक्टली इन तीन पोस्टुलेट्स का यूज करके एग्जैक्टली हम ये लॉ को ड्राइव करेंगे। अब देखो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा मैंने, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम्स है, और n1 n2 n3 ये क्या है, इंडिविजुअल जो सेल्स बनी हुई है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां रखे गए हैं। देखो मैंने ये लिखा है कि टेक टू log बोथ साइड, इन दोनों तरफ क्या लेने पर, log लेने पर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो हो जाएगा log आपका W हो जाएगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पर ये अपॉन में है तो यहाँ पे लॉगरिथम का a अपॉन b वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ n का फैक्टोरियल और माइनस क्योंकि बटा में है तो वो क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ n1 का फैक्टोरियल माइनस लॉगरिथम ऑफ n2 का फैक्टोरियल एंड कंटिन्यू लॉगरिथम ऑफ ni का फैक्टोरियल। एग्जैक्टली इस प्रकार का रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस, ठीक है ना, कंटिन्यू। अब देखो कि इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली हम एक मैथमेटिकल थ्योरम का यूज करते हैं, जिस थ्योरम को स्टिरलिंग थ्योरम कहते हैं। और वो थ्योरम किस प्रकार रिप्रेजेंट की जाती है, वो इस प्रकार कि किसी भी फैक्टोरियल का लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ x फैक्टोरियल वो किसके बराबर होता है हमेशा, वो x लॉगरिथम ऑफ x माइनस x, इस प्रकार इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया जाता है। यही फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई करता हूं अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा log आपका ओमेगा W इक्वल टू, यहां ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं अगर मैं, तो क्या होगा, मुझे ये जो x है उसकी जगह n मिलेगा, तो यहां पे आपका n और आपका log और आपका n और माइनस आपका n, एग्जैक्टली मुझे ये फॉर्मूला मिलेगा यहां से, इस फॉर्मूले से। सिमिलरली मैं यहां अप्लाई करता हूं माइनस, और यहां क्या मिलेगा मुझे, कोष्टक में n1 आपका लॉगरिथम ऑफ n1 माइनस आपका n1, ठीक है। सिमिलरली मैं अप्लाई यहां करूंगा माइनस आपका n2 लॉगरिथम ऑफ n2 माइनस आपका n2, एंड सिमिलरली मैं अगर कंटिन्यू यहां से अप्लाई करके लाऊंगा तो इसके लिए अप्लाई क्या होगा, माइनस जो आपका होगा ni और आपका लॉगरिथम ऑफ ni और माइनस आपका ni, एग्जैक्टली इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको। अब देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर log w इक्वल टू n आपका log और आपका n माइनस आपका n, और देखो ये सारे फंक्शन जो हैं वो ये सारे जो हैं वो इस एक से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में ले लेता हूं, यानी कि माइनस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से कोई भी नंबर n तक ले लेता हूं मैं, समेशन i से 1 तक, और मैं क्या करता हूं कोष्टक में ले लेता हूं यहां से ये वाला लास्ट फैक्टर ni log आपका ni माइनस आपका ni, एग्जैक्टली हो गया। आप देख सकते हो इधर कि n की वैल्यू i की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आएगा, यहां पर ये वाला n1 n माइनस n1 ये फंक्शन आ जाएगा, टू रखूंगा तो ये फंक्शन आ जाएगा, यानी कि पूरे को मैंने एक समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए कि इस इक्वेशन को आगे सोल्व करने के लिए एक छोटी सी चीज को नोटिस करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर ये n आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में क्या है, कांस्टेंट है। देखो ये ni जो है यानी कि n1 n2 n3 ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड। तो देखो एक सिंपल सी एक थिंकिंग है कि किसी भी सेल में पार्टिकल एक्सचेंज हो सकते हैं। मान लीजिए पहली सेल के अंदर पार्टिकल 4 है, दूसरे में पार्टिकल 3 है, तो हो सकता है 4 में से एक पार्टिकल उस वाले में चले जाए, यानी कि पार्टिकल एक्सचेंज पॉसिबल किसमें है, इन सेल्फ पार्टिकल एक्सचेंज पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल इस इक्वेशन में ये जो फंक्शन है वो केवल वेरिएबल है, वो केवल चेंज हो सकता है, बाकी कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, वहां पर जो है वो डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ni, यानी कि ni के फंक्शन में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो क्या होगा, देखो यहां पर ये फंक्शन कांस्टेंट है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ये वाला जो फंक्शन है आपका ये भी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ log ओमेगा इक्वल टू जीरो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रखती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ log ओमेगा इक्वल टू, और मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसका? इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ये तो जीरो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस आपका समीशन i इक्वल टू 1 से आपका n, हाँ देखो यहाँ पर देखो ये दोनों गुणा में है, तो पहले एक बार ni को मैं ऐसे कैसा रख लेता हूँ, ni रख लेता हूँ मैं। अब देखो log ni का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन ni होगा, एग्जैक्टली होगा, यानी कि डॉट 1 अपॉन ni होगा, और डॉट में ni का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डेल ni डिफरेंशिएशन होगा, एग्जैक्टली सही है, मैंने इसका डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस, ठीक है, प्लस आपका अब क्या होगा? log ni एग्जैक्ट रहेगा, ऐसा कैसा? log आपका ni ऐसा ही रहेगा, और डेल्टा ni, इस ni का डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा ni हो जाएगा, और लास्ट में इसका क्या होगा? माइनस डेल्टा ni। ये एग्जैक्टली मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। और देखो ये डिफरेंशिएशन ऑफ log w का क्या होगा? जीरो वैल्यू होगी, यानी कि इसको मैं रख सकता हूं यहां पर जीरो इक्वल टू, अब यहां देखो ni से ni क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी कि यहां क्या बचेगा? केवल डेल्टा ni बचेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ माइनस समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से आपका n, और यहाँ देखो यहाँ क्या बचेगा? आपका 1 बचेगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा ni में कॉमन लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ बचेगा, यहाँ देखो पूरे फंक्शन में डेल्टा ni में ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? ये तो कट गया, 1 बचेगा, फिर आगे प्लस आपका यहाँ क्या बचेगा? आपका log आपका ni बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस 1, डेल्टा ni आपका वहां आ गया। तो एग्जैक्टली हमारा जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली क्या बचेगा? बचेगा माइनस समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n, और आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा log आपका ni और आपका डेल्टा ni इक्वल टू 0। एग्जैक्टली ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी। अब देखो कि यहाँ से माइनस को मैं यहाँ जीरो की तरफ सेट कर दूंगा, इक्वेशन का प्लस में इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो हमारे पास में तीन इक्वेशंस हैं। नंबर 1 इक्वेशन हमारी क्या है? नंबर 1 इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है। नंबर 2 इक्वेशन क्या है हमारी? ये वाली नंबर 2 इक्वेशन है। और नंबर 3 इक्वेशन क्या है हमारी? ये हमारी नंबर 3 इक्वेशन है। अब देखो ये तीनों इक्वेशन जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये सब किसी बराबर है? जीरो के बराबर है। तो इन तीनों इक्वेशनों को मैं क्या कर सकता हूं? ऐड कर सकता हूं किसी फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन करके। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं? फर्स्टली इस फैक्टर को लिखता हूं। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया? लैम्बडा 1 एक फैक्टर लिया मैंने, इस फैक्टर को किसके साथ में मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ का बचेगा आपका समीशन i इक्वल टू 1 से आपका कोई भी समीशन है, और आपका log ni डेल्टा ni, हाँ, प्लस आपका दूसरा फंक्शन कौन सा का मैं लेता हूं मैं? एग्जैक्टली ये फंक्शन का मैं लेता हूं, ठीक है। तो वो क्या होगा? लैम्बडा 2, और फंक्शन क्या होगा आपका? ये समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से कोई भी n नंबर है, और ये किसका है? डेल्टा आपका ni का समीशन है, प्लस आपका तीसरा फैक्टर मैं क्या करता हूं? यहां से ले लेता हूं, ठीक है, लैम्बडा 3 के साथ में। वो क्या होगा? वो समीशन होगा, वो समीशन i इक्वल टू 1 से आपका n, और वहां क्या है? डेल्टा। एग्जैक्ट देखो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर जो टोटल एनर्जी अपन ने ली थी ना सिस्टम की हमने, तो वो इंडिविजुअली क्या होगी यहाँ पे? वो n1 के साथ भी चलेगी, n2 भी चलेगी, n3 भी, और यहाँ पर ni भी चलेगी। और एग्जैक्टली यहाँ पे किसमें हम प्रत्येक सेल के लिए ले अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ni आपका, और ये आपका ni हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा n और i। तो एग्जैक्टली इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर रिपोर्ट करता हूँ अगर, तो मेरे पास क्या आएगा? डेल्टा ei और ni इक्वल टू क्या देगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी? हमारे 0 के बराबर हो जाएगी। अब देखो इस लैम्बडा 1 को मैं क्या करता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये समीशन है, ये समीशन है, और ये आपका समीशन है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ। तो पहले क्या होगा? समीशन आपका i इक्वल टू 1 से आपका n नंबर चल रहा है, और आपका ये आ जाएगा log आपका ni और डेल्टा आपका ni हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्बडा 2 अपॉन आपका लैम्बडा 1 हो जाएगा, और पूरा फंक्शन आपका वैसा का वैसा आ जाएगा, ठीक है। i इक्वल टू 1 से आपका n और डेल्टा ni हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका ये लैम्बडा 1 यहाँ डिवाइड किया होगा, लैम्बडा 3 अब बटा लैम्बडा 1, और आपका समीशन ऑफ क्या होगा?
डेल्टा ई आई और आपका एन आई इज इक्वल टू 0, जो आई इक्वल टू 1 से n तक चल रहा है। तो एग्जैक्टली ये इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फर्दर सोल्व करने के लिए हम एग्जीक्यूशन क्या लेते हैं कि लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 जो है वो किसके बराबर होगा, लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 जो है वो एग्जैक्टली हम बराबर मान लेते हैं किसी भी अल्फा के, ठीक है, ये किसी अल्फा के बराबर होगा। और लैम्बडा 3 अपॉन लैम्बडा 1 जो है वो किसके बराबर होगा, लैम्बडा 3 अपॉन लैम्बडा 1 जो है वो एग्जैक्ट किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा, ठीक है। ये अपन मान लेते हैं और इस इक्वेशन को फर्दर पूरा लिखते हैं, वो इक्वेशन को अपन यहां पे लिखेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे तो देखो वहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, सिग्मा i इक्वल टू 1 से आपका n और आपका ये होगा log आपका n i और आपका डेल्टा n i हो जाएगा और वहां पर हो जाएगा प्लस आपका लैम्बडा 2 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा प्लस आपका अल्फा और पूरा फंक्शन क्या होगा, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 और आपका n हो जाएगा। या फिर इस समेशन को मैं टोटली सबके लिए कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो मुझे बार-बार समेशन लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां अल्फा और आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा n i और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस आपका लैम्बडा 3 मतलब क्या होगा, बीटा हो जाएगा आपका बीटा। अब यहां देखिए ई आई किसको इंडिकेट करता है, किसी भी एक सेल की एनर्जी को इंडिकेट करता है और एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो ये डिफरेंशिएशन में क्या होगा, एनर्जी का टर्म बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन एन आई के साथ हो जाएगा, तो वहां क्या बचेगा, बीटा और ई आई डिफरेंशिएशन ऑफ एन आई और एग्जैक्टली इक्वल टू क्या जाएगा, 0, यानी कि ये पूरा फंक्शन इस प्रकार लिख लिया जाएगा पूरा फंक्शन अपना। और अब देखो यहां से डेल्टा n आई है, इसको एग्जैक्टली मैं से कॉमन ले सकता हूं और इस टर्म को यहां से मैं हटा सकता हूं, तो मैं लास्ट जो टर्म लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, आपका log आपका n i और प्लस आपका अल्फा आपका जो है वो प्लस आपका बीटा और आपका e i एग्जैक्टली 0। ये इक्वेशन मैंने लिखी, मैंने ऐसे क्यों लिखी, इस समेशन को मैं यहां पे 0 की तरफ भेज देता हूं और डेल्टा n i को मैंने तीनों से कॉमन लिया और मैंने इसको यहां पर भेज दिया, तो मेरी इक्वेशन लास्ट में ये बचेगी एग्जैक्टली। अब देखो इस इक्वेशन को मैं इन दोनों पार्ट्स को उधर भेज देता हूं, यानी कि log n i इक्वल टू माइनस अल्फा और माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट i हो जाएगा, ठीक है। अब इस लॉगरिथम को मैं इस तरफ ले लेता हूं, तो एग्जैक्टली वो क्या इक्वेशन बनाएगा, वो इक्वेशन बनाएगा आपका n i इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा और माइनस आपका बीटा और ये i, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने इस लॉगरिथम को इधर ले लिया, ये एक्सपोनेंशियल में आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n i इक्वल टू इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर माइनस अल्फा और यहां क्या लिख सकता हूं, डॉट में e की पावर माइनस आपका एनर्जी e i n बीटा, ठीक है। और एग्जैक्टली क्या लिख दूं, इस e की पावर माइनस अल्फा एक शब्द क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको मैंने क्या कर दिया, यहां पर मैंने कोई भी a ले लिया, या फिर मैंने कोई भी यहां पर a ले लिया और यहां पर e की पावर माइनस एप्सिलॉन e और आपका बीटा, ये एग्जैक्टली क्या हुआ, एग्जैक्टली आपका फंक्शन बना। अब देखो इस रिलेशन के अंदर ni किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच शेल, इनकी इसमें है। ei किसको इंडिकेट करता है, ei करता है एनर्जी ऑफ सेल्स। अब देखिए कि एग्जैक्टली इस फंक्शन में दोनों तरफ अगर मैं एग्जैक्टली क्या लेता हूं, एग्जैक्टली समेशन लेता हूं, समेशन ऑफ ni इक्वल टू a कांस्टेंट है, तो समेशन ऑफ e की पावर माइनस आपका e i और आपका बीटा एग्जैक्टली फंक्शन लिख सकते हैं। और ni आपका किसको इंडिकेट करता है, टोटल नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस पूरे में सिनेरियो में आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ना, समेशन ऑफ e की पावर माइनस e i और बीटा, एग्जैक्टली ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कहलाता है, उसे कहते हैं पार्टीशन फंक्शन, जिसे z से रिप्रेजेंट करते हैं कि z इक्वल टू समेशन ऑफ e की पावर माइनस e i और बीटा, इसे हम क्या कहते हैं, पार्टीशन फंक्शन ऑफ दिस, पार्टीशन और फंक्शन। और सम टाइम इसको क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ सम ऑफ स्टेट्स, यानी दिख रहा है आपको समेशन दिख रहा है, सम ऑफ स्टेट्स, ये क्या स्टेट को रिप्रेजेंट करता है।
अब देखिए इस फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने पर या इसको वापस यहाँ पर लिखने पर जो हमारा फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, यहाँ से देखो एन आई इज इक्वल टू जो है वो हमारा हो जाएगा ये ए जेड, इसकी जगह जेड लिख देंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा वो आपका एन हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों रिलेशन को देखिए आप, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन आपका जेड होगा, ठीक है। यानी कि ए कांस्टेंट किसके बराबर है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिस्टम के पार्टिकल अपॉन उसका पार्टीशन फंक्शन। इस वैल्यू को एग्जैक्टली यहां लाके पुट करेंगे हम अगर इस रिलेशन में और इस रिलेशन में, जो वहां से हमें क्या फाइंड आउट होगा, एन आई इन द समेशन ऑफ एन आई, ठीक है। एन आई इक्वल टू ए की जगह क्या रख देंगे अपन, एन अपॉन आपका जेड लिखेंगे और फंक्शन क्या होगा, e की पावर माइनस ई आई और बीटा। अब देखो इस फंक्शन में जो अपन लिखा है यहां पर ये शो करता है कि एन आई क्या शो करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सेल्स, ठीक है। और आपका एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम शो करता है, जेड आपका पार्टीशन फंक्शन शो करता है और ई आई आपकी एनर्जी शो करती है, बीटा यहां पर एक कांस्टेंट है। अब देखो अगर किसी भी अगर आयत सेल, कोई भी एक सेल है उसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, अगर कि उसकी एनर्जी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी एक आई, कोई भी जो आई नंबर वाली कोई भी एनर्जी सेल है उसके लिए क्या लिखेंगे अपन, सिंपली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिस सेल का हमें निकालना है उस सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ निकालते हैं हमेशा। एन आई को अपन यहाँ से लिखेंगे तो एग्जैक्टली क्या लिख पाएंगे, एन अपॉन आपका क्या होगा आपका और e की पावर माइनस ई आई और आपका बीटा, जेड को अपन पार्टीशन फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, इनकी समेशन की फॉर्म में, तो वो क्या लिखेंगे अपन, समेशन ऑफ e की पावर माइनस ई आई और आपका बीटा, और लास्ट में क्या बचेगा आपका जो है ये n अपॉन n लिख देंगे अपन, ठीक है। और एग्जैक्टली देखो ये n अपॉन n यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, ये जो पोर्शन होगा वो एग्जैक्टली क्या कहलाएगी आपकी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इन रेफरेंस ऑफ एनर्जी कहलाएगी। तो आज के इस पूरे मैथमेटिकल सॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया जो किस रिलेशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में है और एनर्जी में है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के अंदर, और इसी को अपन क्या कहते हैं, बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। थैंक यू।